हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट है रमॉन डीनो की। एंड गाइस, रमॉन डीनो ने अभी अभी अपने इंस्टाग्राम पर ये पिक्स पोस्ट करी हैं और ये हो सकता है कि अभी की बिल्कुल ना हो बल्कि आर्नो क्लास की प्रेप फाइल्स की हों, यानी कि 2 वीक्स पुरानी। पूरी तरह से पॉसिबल है बिकॉज इतनी ज़्यादा कंडीशनल क्रेडिट ये उसी टाइम पर हुए होंगे। लेकिन इस बात को हम फिर भी डिनाई नहीं कर सकते कि रमॉन डीनो कितने ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर लग रहे हैं, किस कदर डायल्ड इन इनके प्रपोर्शंस लग रहे हैं, इनकी कंडीशन कितनी अजीब लग रही है एंड डिप्लीटेड मोड पूरी तरह से ऑन है। बट उसके बाद भी गाइज, अगर मैं आपको बताऊं इसके कैप्शन के बारे में, तो रमॉन्डिनो ने इन पिक्स का कैप्शन बहुत ही सोच समझ कर रखा है। और कैप्शन में रमॉन्डिनो कह रहे हैं कि गॉड्स प्लान, मतलब ये खुदा का प्लान है जिसमें वो बिलीव कर रहे हैं उनके साथ जो भी हुआ और आगे जाकर वो और इम्प्रूव करना चाहेंगे। बट एनीवेज गाइज, रमॉन्डिनो इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। पूरा एक मोमेंटम उनका टूट गया जो पिछले 2-2.5 साल से वो बनाते आ रहे थे, जो हाइप इन्होंने क्रिएट कर रखी थी। और सिर्फ हाइप ही नहीं बल्कि उसी तरह से वो डिलीवर भी कर रहे थे। अब आप लोगों को ये वीडियो तो याद होगा राइट, या फिर आपने देख ही लिया होगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आए थे स्टेज पर वेस्ली को प्राइज़ देने, वेस्ली को ट्रॉफी देने, और कैसे रमॉन डीनो को इग्नोर करा गया। आप खुद देखिए यहाँ पर। अब देखो, मैं मानता हूँ इस वीडियो को जिसने भी बनाया है इसी तरह से बनाया कि ऐसा लगे कि रमॉन डीनो को इग्नोर करा गया है। माना नहीं करा गया होगा, बड़ा चढ़ा के इस वीडियो को बनाया गया है, बट देखने में ये ऐसा ही लग रहा है। साथ ही गाइज, एक पूरी आर्मी, आपको पता है ना रमॉन डीनो की डीनो आर्मी जो है, ब्राज़ील की पूरी आर्मी पूरी तरीके से पीछे लग गई है आर्नोल्ड के। आप अगर देखोगे तो इतने ज़्यादा कमेंट्स और इतनी ज़्यादा हेट आर्नोल्ड को मिल रही है ना इस चीज़ के लिए, इस एक वीडियो के बाद, जबकि शायद ये सच भी ना हो, क्योंकि आर्नोल्ड ने आई थिंक इनसे हाथ तो मिलाया था और बात भी करी थी। बट वही है गाइस कि इस वक्त जैसे दिखाओगे आप लोग उसी तरीके से समझ रहे हैं, प्लस एक म्यूज़िक भी लगा दिया इस पर। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को अगर हम माने नहीं तब भी गाइस इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि रमॉन डीनो का फेस, इनके फेशियल एक्सप्रेशन कितना कुछ बोल रहे हैं। हाउ मच डाउन ही इज़ फीलिंग, कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन ही मस्ट बी फीलिंग, बिकॉज गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत करी और इनको पूरी तरह से एक ही चीज़ याद आ रही होगी कि लास्ट ईयर आई वॉज देयर, लास्ट ईयर मैं था इस जगह पर जहाँ पे अभी वेस्ली खड़े हैं और मैं खड़ा हो गया हूँ इस वक्त कॉर्नर में, जबकि मैंने उतना ही हार्डवर्क करा और पूरी तरह से मैं कॉर्नर में आ गया हूँ। मतलब मेरी लाइमलाइट पूरी तरह से चली गई है, उस तरह से मैं डिलीवर नहीं कर पाया। इस चीज़ की सैडनेस, इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा इनको पूरे साल, जब तक ये डिलीवर नहीं कर देते। तो इसीलिए गाइस पूरे जोन में लग रहे हैं और अब पूरी तरह से इनका फोकस अपनी इंप्रूवमेंट्स पर है। बहुत ज़्यादा ये ट्रेन कर रहे हैं इंटेंसली, पहले से ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए आप इनको देखोगे इनके सारे वीडियोस में जितने भी यूट्यूब वगैरह पे अपलोड हो रहे हैं। और एक ही मोटिवेशन है कि अपने मोमेंटम को दोबारा से रिगेन करना जो इन्होंने लूज़ कर दिया। और क्लासिक फिजिक डिवीजन में गाइस एक बात बहुत ही खास है, या फिर बोलो आप बहुत ही बेकार है, वो ये गाइस कि जो भी एथलीट कितने भी टॉप का हो, जैसे ही हारता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। फॉर एग्जांपल टेरेंस रफिन को हमने देखा 2 साल कितनी अच्छी स्ट्रांग बैटल दी थी उन्होंने क्रिस बमस्टेड को, लेकिन जैसे ही उनकी प्लेसिंग गिरी लोगों ने उनके बारे में बात करना बंद कर दिया और करते भी थे तो कभी भी उनको उस तरह से उनको रेस्पेक्ट नहीं दी गई जैसे वो डिज़र्व करते थे, जैसे उनको 2 साल से मिलती आ रही थी। मतलब एकदम से वही कहते हैं ना कि अर्थ से फर्स्ट पर, वैसे ही कर देते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में किसी को भी गिरते ही। बट चलो ये तो है, अब हम जानते हैं रमॉन डीनो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। क्रिस असीतो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलकर अब तैयारी करवाएंगे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमें फाइनल 3 तो यही देखने को मिलने वाले हैं, रमॉन डीनो, वेस्ली विजर्स और क्रिस बमस्टेड। देखो क्रिस बमस्टेड तो फर्स्ट पर ही रहेंगे, इसमें तो देयर इज़ नो डाउट। मैं नहीं मानने वाला कि इस वक्त उनको कोई भी बीट कर सकता है, इस साल तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बाकी सेकंड थर्ड में शफल हो सकता है, रमॉन डीनो ऊपर आ जाएं, वेस्ली विजर्स ऊपर आ जाएं। ये तो देखने पर ही पता लगेगा कि उस टाइम तक कौन कितनी इंप्रूवमेंट्स करता है, क्योंकि वेस्ली के पास भी अब स्कोप है इंप्रूवमेंट्स करने का और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है इस वक्त वो मैन। और यही चीज़ आपको पुश करती है, आपकी फिजिक ना अलग से ही निखर जाती है जब आप इस तरह से मोटिवेटेड होते हो। एक मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग आप लेके जा रहे हो, जजिस इस वक्त आपको ओवरलुक नहीं करेंगे, जबकि रमॉन डीनो के साथ ये चीज़ उनके अगेंस्ट जाएगी इस वक्त। बाकी आप बताओ क्या लगता है आपको रमॉन डीनो की इस अपडेट को देखकर। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है क्योन पियर्सन की। एंड मैन, क्योन पियर्सन इज़ पुटिंग ऑन मास, सम सीरियस मास। मतलब इतना ज़्यादा वो बिगर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेट कैप उनके पास अवेलेबल था तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। और आपको दिख रहा है किस कदर इंक्रेडिबल प्रोपोर्शंस, मतलब जो कार्टूनिश प्रोपोर्शंस होते हैं ना, बिल्कुल कार्टून्स वाले, एनीमे वाले, वही प्रोपोर्शंस इनके लग रहे हैं। बहुत ही इंसेन इनकी फिजिक होती जा रही है। एक डेरेक लैंसफर्ड का मैं हमेशा से बोलता हूँ वर्जन 2.0 क्योन पियर्सन, और इस वक्त तो ये और भी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। क्रेजी शेप गाइस। और अगर मैं डेरेक की प्रोग्रेस से, जो कि मिस्टर ओलंपिया के बाद से हुई है, उससे कंपेयर करूँ तो 100% आई कैन से कि क्योन पियर्सन ने इस पीरियड में डेरेक से ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। बाकी पिटौर ने, जो इनके कोच हैं पैट्रिक टूर, उन्होंने इसी पोस्ट पे कमेंट करा और बोला कि बैक डबल बाइसेप, जो कि एक वीक पोज हुआ करता था क्योन पियर्सन का किसी टाइम पर, उसको अब एक स्ट्रांग पोज में बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। और वो हमें दिख भी रही है गाइस किस कदर इन्होंने पोजेस को इंप्रूव कर लिया है, किस कदर डेंसिटी साइज के साथ अपनी बैक पर इन्होंने इंक्रीज़ करी है। तो अब बहुत ही स्ट्रांग बैटल होगी इनकी और शॉन क्लैड की। आई थिंक किसी भी डिवीजन में अगर स्ट्रांग बैटल हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे डिफरेंस इतना ज़्यादा हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो हर डिवीजन में अच्छा खासा डिफरेंस है।
डेरेक और हार्डी में हम जानते हैं हार्डी कितने सुपीरियर हैं। डेरेक को पता नहीं शेप के बेस पे टाइटल दिया गया है, लेकिन हाँ डेरेक के साथ में अभी भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और उन पर वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन हाँ मैन, कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा जिस तरह से फायर्ड अप होकर वर्कआउट कर रहे हैं, जिस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह से इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं मसल मास के साथ, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, बट वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ना लग गए हैं कुछ करने के लिए और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंप्रूव पैकेज लाएंगे, ये तो 100% सर्टेन है। लेकिन कियान पियर्सन ये बात जानते हैं और कियान पियर्सन की जो प्रेप चल रही है, जिस कदर ये इंप्रूव कर रहे हैं गाइस, मुझे बहुत ही स्ट्रांग बैटल होते हुए दिख रही है। मतलब शॉन क्लाइडा पूरी कोशिश करेंगे टाइटल को दोबारा से रिक्लेम करने का, लेकिन कियान पियर्सन उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल करते हुए मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कियान पियर्सन हर एक मंथ हमें अपनी अपडेट शेयर कर रहे हैं और उन अपडेट्स में हम इंप्रूवमेंट्स टोटली देख सकते हैं। मतलब कियान का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर ही जजिस को इतना पसंद आया था विद हिज कंडीशनिंग और इनक्रेडिबल शेप, और इस साल तो गाइस थिकनेस, डेंसिटी, कंडीशनिंग एवरीवेयर ही इज़ वर्किंग, हर चीज़ पे काम हो रहा है। पैट्रिक टूर कोई ऐसे कोच नहीं है गाइस, बहुत ही रिस्पेक्टेबल कोच है इंडस्ट्री के, बहुत ज़्यादा श्रेडिड और कंडीशन लाना इनको ईजिली आता है और अपने कुछ एथलीट्स को तो ये पढ़ ही लेते हैं। बाकी इनके एक एथलीट हैं स्टेफन बटाला आई थिंक, जो इनके साथ ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में हम शायद कल के वीडियो में बात करेंगे या फिर टाइम मिला तो इसी में बाद में बात करते हैं। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं गाइस, बहुत अच्छी अपडेट्स हैं उनकी, लेकिन मैं आपको कल ही बताऊंगा। बाकी कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा की बैटल, मैन ये एक ऐसी बैटल होगी जहाँ पे आप कहीं पे भी सर्टेन होकर नहीं बोल सकते कि शॉन जीतेंगे या फिर कियान, पूरा ये 50-50% जाएगा। और बहुत ही जो टक्कर वाला मुकाबला देखना चाहते हो ना आप, वो आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा सच में, जहाँ पे आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेरेक और हार्डी के बीच में आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि भाई हार्डी बेटर है, हार्डी को जीतना चाहिए। वहीं आप क्रिस बमस्टेड और कोई भी होता है वहाँ पे डिसाइड कर लेते हो कि क्रिस बमस्टेड को जीतना चाहिए। उसी तरीके से गाइस यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर तो आप ऐसे बोलोगे कि मैन कियान इज़ लुकिंग रिडिकुलस, और दूसरी जगह आप बोलोगे शॉन इज़ लुकिंग रिडिकुलस, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर एवरीवन एंड वेरी फन फॉर अस। बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ से, ऐसी बैटल देखने से। अभी तो देखते जाओ, बहुत टाइम है मिस्टर ओलंपिया में, दोनों ही क्वालिफाइड हैं। मुझे शॉन का भी कोई प्लान नहीं लग रहा अभी कम्पीट करने का, तो उसी हिसाब से दोनों ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे 6-7-8 महीने आई थिंक अभी। बाकी कवर तो मैं करता ही रहूँगा, लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और नेक्स्ट अपडेट गाइस फैबियो जूनियर की, और इनको मैंने आई थिंक कभी भी अपने चैनल पर इस तरह से कवर नहीं करा कि इंडिविजुअली, लेकिन आज तो मैं मजबूर हो गया इनको कवर करने के लिए, क्योंकि इनकी अपडेट्स हैं ही ऐसी। ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल गाइस, मतलब इतने अच्छे प्रपोर्शंस इन्होंने कर लिए हैं इस पूरे गैप में, इन्होंने इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं, मतलब यकीन नहीं आ रहा। क्योंकि एक बात तो है, मल्टीपल टाइम्स टॉप 10 फिनिश कर चुके हैं क्लासिक डिवीजन से ये, उसके बाद भी गाइस इनको ना उस तरह से रिस्पेक्ट या फिर एक रिकॉग्निशन नहीं मिलता कि लोग इनकी बात करें, लोग इनको सीरियस लें, नहीं मिला कभी भी। और इन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में यही बोला है कि द बेस्ट फ्यूल इज़ टू बी अंडर एस्टिमेटेड, मतलब आप मुझे अंडर एस्टिमेट करोगे ना तो मेरे लिए वो फ्यूल का काम करेगा और सबसे बेस्ट फ्यूल का काम करेगा। और वही चीज़ आई बिलीव टोटली 100% कर दी गई है इनके लिए। वैसे ही अंडर एस्टिमेशन ने इनके लिए काम करा है, बिकॉज ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल गाइज। आप प्रपोर्शंस देखो, अब आप लोग बोलते हो ना लोगन फ्रैंकलिन वापस आएंगे, ये वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, आप खुद देखो रामोन डीनो किस कदर इंप्रूव कर रहे हैं। वेस्ली विजर्स, उड्स कैल्सिंस्की, ब्रियॉन एस्ली, सारे एथलीट्स गाइस, माइक सोमरफील्ड कितना इंप्रूव कर रहे हैं। और ये देखो आप फैबियो जूनियर, मतलब बहुत ही अलग ही लेवल की इंप्रूवमेंट्स हैं ये। इस कदर इन्होंने प्रपोर्शंस अपने डिफाइन कर लिए हैं ओवर द टाइम। जैसे फिजिक इंप्रूव होती है ना, हमने सीबम का ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि जब वो फर्स्ट टाइम टाइटल जीते थे और अभी में लगा लो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। वैसे ब्रियॉन एस्ली का, आप ब्रियॉन एस्ली का देखोगे ना, फर्स्ट टाइम जब टाइटल उन्होंने जीता था, आप कहोगे बहुत ही डाउन फिजिक है आज के कंपैरेटिवली, जिस कदर फिजिक उन्होंने इंप्रूव कर ली है आज के टाइम पे। और अब वही चीज़ फैबियो के साथ होती हुई लग रही है। मैं तो गाइज़ यही बोलूँगा कि अब किसी भी पुराने एथलीट के लिए दोबारा से रिक्लेम करना अपनी प्लेसिंग बहुत मुश्किल है, स्पेशली आप जब इतने साल से compete नहीं कर रहे हो। बिकॉज जो compete कर रहा है ना, वो असल में जानता है कि क्लासिक डिवीज़न क्या बनता जा रहा है, किस कदर यहाँ पे कंपटीशन होता जा रहा है, और उसी लेवल पर वो खुद को पुश कर रहा है। और एग्जांपल आपके सामने गाइस, फैबियो इज़ लुकिंग इनसेन। बाकी अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छी नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हंटर लब्राडा की। और सीरियसली गाइस, अभी ना मैं इंस्टा को स्क्रॉल कर रहा था, मैं देख रहा था सबकी अपडेट्स ऐसे कवर करने के लिए, तो एकदम से स्क्रॉल करते करते ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं एकदम से रुक गया हंटर की अपडेट पे। मतलब हंटर की अपडेट्स अच्छी होती हैं, मैं उनको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन इस बार उनकी जो अपडेट थी, स्क्रॉल करते करते रुक गया और मैं पीछे गया और देखने के लिए कि भाई ये क्या है, कैसे हंटर ने इतनी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं, किस कदर इंप्रूव इनकी फिजिक लग रही है। मसल मास देखो आप, इस वक्त ये हैं 290 पाउंड्स पर, मतलब 290 पाउंड्स, विच इज़ वे हैवियर देन इवन निक वॉकर। मतलब निक वॉकर का जो बल्क था ऑफ सीजन था, आई थिंक 280 पाउंड उन्होंने मैक्स, ये 278 पाउंड, जो कि मुझे सही तरह याद नहीं है, बट ये तो कंफर्म है कि 280 से ऊपर वो नहीं गए। और उसके बाद अब हंटर देखो, आई थिंक 1 इंच उनसे थोड़े से हाइट में बड़े हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं है, और 290 पाउंड्स पर ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं। मसल मास और मसल डेंसिटी आप देख सकते हो, क्लियरली विजिबल है। मतलब मैं इस चीज़ को कोई बड़ा चढ़ा नहीं रहा, ओवर एक्सेजरेट नहीं कर रहा, वो चीज़ आपको विजिबल है। इनके आर्म्स देख लो, इनकी बैक देख लो, इनके शोल्डर्स देख लो, किस कदर सब चीज़ें डेंस लग रही हैं। अब देखो मिस्टर ओलंपिया में
4th प्लेस इनकी बेस्ट प्लेसिंग थी। उसके बाद कभी भी अपनी प्लेसिंग वहाँ पे बनाए नहीं रख पाए। उसके बाद लास्ट टू लास्ट ईयर 7th प्लेस पर गिर गए थे। लास्ट ईयर इन्होंने इंप्रूवमेंट करी और इतनी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी आई थिंक 6th प्लेस पर ही आए थे। टॉप 6 इन्होंने क्रैक कर लिया था, लेकिन क्या वो काफ़ी है? बिकॉज लास्ट ईयर का आप बोलोगे इतनी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने करी थी, उसको कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन लास्ट ईयर कई सारे एथलीट्स नहीं थे गाइस, कई सारे बॉडी बिल्डर्स कम्पीट नहीं कर रहे थे, ये हम सबको पता है। तो क्या अगर वो सब कम्पीट कर रहे होते आपको नहीं लगता बिग रैमी इनसे ऊपर आते हैं या फिर निक वॉकर इनसे ऊपर आते हैं? टोटली आप सब लोग बिलीव करोगे इन चीज़ों को, और अगर ऐसा होता तो इनकी प्लेसिंग 2 या 3 पॉइंट्स और गिर जाती, जो कि 7th प्लेस से आप फिर से 8th या 9th यानी नीचे आ जाना है इवन इंप्रूवमेंट्स के बाद। तो वो चीज़ हंटर ने भी रियलाइज़ करी होगी और इसीलिए इस तरीके से आज इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ये। इनके प्रपोर्शंस आर एक्सप्लोडिंग और अभी भी इनका ग्रोथ फेज ही है। मतलब इनके कोच ने अभी तक इनको गो अहेड नहीं दिया कि जाओ आप क्वालिफाई करने के लिए प्रेप करो, नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं कि ग्रोथ फेज पे ही जाओ, आप इसी तरह से ग्रो करते रहो। आपको प्रेप कब स्टार्ट करनी है मैं बताऊंगा। एंड डेफिनेटली गाइस दिस थिंग इज वर्किंग फॉर हंटर वेरी वेल, क्योंकि हंटर को इतना मैसिव आई थिंक मैंने पहले कभी नहीं देखा, एंड ऑनेस्टली नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये पहली बार है जब हंटर ने खुद को इस कदर पुश करा है। और पता है क्या चेंजेस करे हंटर ने? आपको पता है ना लास्ट टू लास्ट ईयर तक हंटर क्या कर रहे थे? सारे शेक्स पी रहे थे। मतलब ये देखो कि अंडे पी रहे हैं शेक में डाल के, चिकन तक को शेक में डाल के पी रहे हैं। अब चलो चिकन को भी, नॉनवेज को भी लोग शेक में डाल के पीते हैं, बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये हर मील को एज अ शेक ले रहे थे। इनसे कुछ भी खाया नहीं जाता था, ये सिर्फ शेक्स बनाते थे और पीते थे उन सब चीज़ों को। अब इन्होंने रियल फूड मतलब बिल्कुल हार्ड फूड खाना स्टार्ट करा है, और उन चीज़ों से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आई है इनकी फिजिक में, कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा। और यही होता है गाइस, जब एक्चुअल फूड आप फुल फूड खाते हो ना, जब आप कंप्लीट फूड खाते हो, जब आप होल फूड खाते हो, मतलब एक बैलेंस रखते हो सब चीज़ों में, शेक्स वगैरह पी रहे हो आप, प्रोटीन शेक, और दूसरी चीज़ें आप खा रहे हो जैसे खाई जानी चाहिए, सारे न्यूट्रिशन उस तरह से अब्जॉर्ब करने चाहिए। जब आप वो कर रहे हो तो वो चीज़ काम करती है, वो चीज़ हंटर के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क करी है। और डेफिनेटली गाइस एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ऐसा ना हो कि सब अभी हंटर पे स्लीप कर रहे हैं एंड हंटर आगे निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ भी। हमने देखा है वेस्ली को आगे निकलते हुए, हमने एक टाइम पे रमॉन को आगे निकलते हुए देखा है, हमने इसी तरह से सैमसन डॉडर को आगे निकलते हुए देखा है। अब हंटर भी इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हंटर को भी इस वक्त सब ही लाइटली ले रहे हैं, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा, और इंप्रूवमेंट्स ये करे जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता का इस कंडीशन में अपने शेप को बनाए आ गए ना, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी वेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं करा इतने साइज़ के बाद भी। वेस्ट इनकी वहीं पर है, शेप इनका वहीं पर है, बस मसल मास और डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और भी करेंगे अभी थोड़ा और पीरियड में। तो एब्सोल्युटली मैं बिल्कुल यही बोलूँगा, हंटर पे नोबडी शुड स्लीप ऑन, बिकॉज हंटर लब्राडा एक्चुअल में पीछे से आगे निकल सकते हैं, वो गट्स रखते हैं, वो टैलेंट रखते हैं, और उस तरह की इंप्रूवमेंट्स करते आ रहे हैं। और इस अपडेट को देखकर तो मुझे एक्चुअल में गाइस यही थॉट आया, बिकॉज मुझे लगा बिल्कुल पूरी तरीके से यही चीज़ के बारे में। बाकी अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है बीफ स्टू के बारे में। तो बीफ स्टू इस वक्त है 7 वीक्स आउट, किस शो से? यानी कि न्यूयॉर्क प्रो से। यस गाइस, न्यूयॉर्क प्रो में ओपन डिवीजन में ये कम्पीट कर रहे हैं, यानी कि निक वॉकर, टोनी ओबर्टन और बीफ स्टू। अब पता नहीं बीफ स्टू यहाँ पे क्यों कम्पीट कर रहे हैं, बिकॉज जीतने तो ये वाले नहीं है, ये तो श्योर है। हाँ, वो बात अलग है कि इन्होंने इंप्रूवमेंट्स बहुत कर लिए हैं, इनकी बैक बहुत इंप्रूव हो गई है, इनके लेग्स पे इन्होंने बहुत अच्छी मसल मास इंप्रूव कर ली है। इनफैक्ट बहुत ही मैसिव लग रहे हैं, फ्री की साइड लगने लग गए हैं ये। अब इनका वेट कितना है इस वक्त ये मुझे ध्यान नहीं, बट एक चीज़ देखनी है कि जब ये श्रेडिड होंगे उस वक्त ये कितना मसल मास रिटेन कर पाएंगे। बिकॉज हमने कई बार देखा है कि ऑफ सीजन में लोग जाते हैं, बहुत ही बल्कि लगने लग जाते हैं, बहुत मसल मास उनकी पता लगने लग जाती है, लेकिन जब वो कट करते हैं ना तो फिर से वहीं पर आ जाते हैं। तो ये चीज़ बीफ स्टू के साथ ना हो, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत कम साइज़ पर ऑपरेट कर रहे थे पहले, अब इन्होंने मसल मास काफ़ी अच्छी इंप्रूव करी है, लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव। लेकिन वही बात है, कट करने के बाद ये एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी। 7 वीक्स में, अभी 3-4 वीक्स में पता लग जाएगा हमें इस चीज़ के बारे में। बट एक चीज़ तो है गाइस, अब इन सारे एथलीट्स के लिए ना, मतलब बीफ स्टू हो गए और जो इसी लाइन के सारे एथलीट हैं, इन्हीं नंबर्स के एथलीट्स हैं, उन सब के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है मिस्टर ओलंपिया के लिए। क्योंकि अब देख रहे हो कितने बड़े बड़े एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ टोनी ओबर्टन क्वालिफाई नहीं करेंगे, जॉन डेलरोसा भी बचे हुए हैं, अकीम विलियम्स भी बचे हुए हैं, गुड वीटो भी क्वालिफाई नहीं करेंगे जब वहाँ पर आर्नोल्ड ब्राज़ील के अंदर राफेल बैंडो जीत जाएंगे। तो ये सारे एथलीट्स कहीं तो कम्पीट करेंगे ना। अब जहाँ पर भी कम्पीट करेंगे वहाँ लगेगी भीड़, और भीड़ में क्वालिफाई किसे होना? सिर्फ एक को। अब वही चीज़ सबके लिए हो जाएगी, बिकॉज शोज़ अब कम बच रहे हैं और एथलीट्स एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखो एम्प्रो प्रो में देखो क्रीजो आ रहे हैं, वहाँ बेरूस तबानी भी पहुँच रहे हैं, वहाँ पे आंद्रिया पेस्टी भी पहुँच रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ मैन निक वॉकर को भी पहुँच जाना चाहिए। बिकॉज कल का वीडियो आपने देखा होगा ना, जहाँ पे निक वॉकर को इन्होंने कमेंट पास करे थे। अगर वहाँ पर निक वॉकर इनको दिखाने के लिए पहुँच जाए कि भाई देखो मैं तुमसे बिगर भी हूँ और बेटर भी हूँ, तो मज़ा आ जाएगा मैन। बिल्कुल क्रीजो को पता लग जाएगा एक्चुअल में पिक्चर क्या है। लेकिन वो ये देखना पड़ेगा टाइम के साथ। बाकी बीफ स्टू का देखते हैं इस साल क्या होता है। लेकिन हाँ, इस साल गाइस क्वालिफाई करना इतना मुश्किल है जितना कि लास्ट ईयर के लाइनअप पर टॉप 10 आना भी नहीं था। आप समझ जाओ अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्विंटन बीस्टवुड की प्रेप भी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, बट शो अभी तक सीक्रेट की तरह ही रखा गया है। शो के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया कि कौन से शो में कम्पीट करने वाले हैं।
इन्होंने एक लंबा टाइम ऑफ लिया, आई थिंक 1 से 1.5 साल इन्होंने ऑफ लिया है एंड गॉटन वेरी बिग। बहुत अच्छी मसल मास इन्होंने ऐड कर ली है। लेकिन इनकी वेस्ट देखोगे आप इन अपडेट्स में तो अभी भी वो चेक में है, वेस्ट को इन्होंने ख़राब नहीं होने दिया। बट आई बिलीव गाइस जिस हिसाब से ये है ना, जिस हिसाब से इनकी प्रेप चल रही है, मुझे लग रहा है न्यूयॉर्क प्रो में ये कूद ना जाए बिल्कुल निक वॉकर के साथ में। कुछ भी पॉसिबल है, मैट जेनसन दोनों के ही कोच हैं। जिस हिसाब से इनकी प्रेप चल रही है, जिस हिसाब से इनकी कंडीशन यहाँ पर लग रही है ना, तो ये अभी 2-3 वीक्स आउट लग रहे हैं ब्राज़ील डिट्रॉय प्रो वगैरह में कम्पीट करने के लिए, और ना ही 10-12 वीक्स आउट लग रहे हैं किसी दूसरे शो में कम्पीट करने के लिए। तो बीच का शो जो बचता है मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क प्रो ही ऐसा शो है जहाँ पे ये नॉइस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड आकर भी बहुत अच्छी प्लेसिंग होगी इनके लिए, और इस चीज़ का वेट तो रहेगा। और इस वक्त पता है इनका वेट कितना है? वेट से याद आया, वेट है इनका 320 पाउंड ऑफ सीज़न के खत्म होने पे और प्रेप स्टार्ट होने पे। आप सोचो 320 पाउंड, आई थिंक सैमसन डाटा के वेट को मैच कर रहे हैं अगर उनसे ज़्यादा वेट नहीं है तो। लेकिन उसके बाद भी गाइज ही इज़ नॉट लुकिंग बफी। अपने शेप को, अपने सिमेट्री को इन्होंने ख़राब नहीं करा है। उसी तरह की लाइंस इनके फिजिक पे अभी भी विजिबल हैं। लुकिंग प्रीटी लीन लग रहा है अभी भी, लीन साइड पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा बहुत बफी आप लगने लग जाते हो या वाटरी आप लगने लग जाते हो, इनके साथ वो चीज़ नहीं लग रही। सो न्यूयॉर्क प्रो चैलेंजिंग निक वॉकर, टोनियो बर्टन, क्या इनके लिए एक राइट स्पॉट होगा कम्पीट करने के लिए, एक कमबैक के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए और एक तगड़ी बैटल के लिए बहुत अच्छे एथलीट्स से। मुझे लग तो रहेगा इसकी आपको नॉइस क्रिएट करनी है तो आप ऐसे किसी बड़े शो में ही उतरो, वहाँ पे चाहे आप जीतो नहीं यार, लेकिन आप ऐसा कम्पीट करो, बहुत अच्छी बैटल करो, बहुत मज़ा आएगा देखने में जब आप बहुत अच्छा पैकेज लेकर आओगे, एक कंपेटिटिव पैकेज लेकर आओगे। नहीं तो आप किसी छोटे शो में कूद जाओ और वहाँ पर जीत जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मुझे लगता तो है मैट भी यही चाहते होंगे कि इसी तरह से वापस आएँ। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यार आप बताओ आपको कैसा लगा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो गाइस, 600-700 लाइक आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि वीडियो आते ही एकदम से आपको पता लग जाए। डाल रहा हूँ ना डेली कंटेंट, आपको पसंद आना चाहिए गाइस, पूरे एफर्ट्स देना अपनी तरफ से। और उसके साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा अपडेट्स कवर करूँ एक वीडियो में? वीडियो और लंबा हो जाएगा फिर यार, लेकिन हाँ ये बात भी है। लेकिन हाँ ये बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, आपको क्या लगता है निक वॉकर को कहाँ कम्पीट करना चाहिए? क्या एम्प्रो प्रो में जाना चाहिए उनको क्रीजो से बैटल करने के लिए, या फिर क्विंटन बीस्टवुड को कहाँ उतरना चाहिए, या फिर हंटर लब्राडा? क्या आपको लगता है गाइस इस तरह के फ्रेम के साथ, इस मसल मास के साथ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं किसी को भी? मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू, बाय बाय।